प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, भूगोल की सीरीज़ में हम कक्षा 9 के लिए भारत का भूगोल पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे और इस पुस्तक के अंतर्गत हम चैप्टर 4 जलवायु जो हमारा चैप्टर है उस पर हमारी चर्चा हो रही थी। लास्ट हमने पढ़ा था जलवायु को नियंत्रण करने वाले कारक, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, मॉनसून की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, जलवायु और ऋतुओं में क्या अंतर होता है, मौसम किस प्रकार से परिवर्तित होता है, उस पर हमारी चर्चा हुई थी। लास्ट वायुदाब और पवन के बारे में डिस्कशन हुआ था कि वायुदाब और पवनें किस प्रकार से परिवर्तित होती है, किस प्रकार से स्थल भाग से समुद्रों की तरफ पवनें चलती हैं और किस प्रकार से समुद्रों से स्थल की ओर पवनें चलती हैं, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ क्या होते हैं, जेट धाराएं क्या होती हैं, इस पर हमारा डिस्कशन पूर्व की कक्षाओं में हो चुका है। आज की इस कक्षा में, इस सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय मॉनसून। भारत का मॉनसून किस प्रकार से प्रारंभ होता है, उसका समय क्या रहता है और किस प्रकार से ये लगभग 2-3 महीनों तक सतत रूप से इसकी प्रक्रिया रहती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ मॉनसून के लौटने की अवधि क्या होती है, मॉनसून लौटना किसे कहते हैं, मॉनसून का आगमन और उसकी वापसी का संबंध किस प्रकार से स्थापित होता है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। और भारतीय मॉनसून में प्रारंभिक और अंतिम चरण ऋतुओं का किस प्रकार से बनता है, उसकी भी चर्चा हम इस सेशन में करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं भारतीय मॉनसून की, और आप हमारे साथ बने रहें अंत तक, ताकि वीडियो के बीच में जो भी प्रश्न और अंत तक जो भी प्रश्न बनते हैं वो आपको प्राप्त हो सकें, आप साथ ही साथ उनको पढ़ सकें, लिख सकें। इम्पोर्टेंट जो बिंदु होते हैं, इम्पोर्टेंट नोट्स फॉर्म में जो मैं आपको बताता हूँ उसे भी आप नोट्स फॉर्म में लिखें, ताकि आपकी परीक्षाओं के माध्यम से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाए उसके जवाब आप दे सकें। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, भारतीय मॉनसून की। भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है। ऐतिहासिक काल में भारत आने वाले नाविकों ने सबसे पहले मॉनसून परिघटना पर ध्यान दिया। पवन तंत्र की दिशा उलट जाने यानी कि उत्क्रमण, उलटने का मतलब होता है उत्क्रमण यानी बदलना, के कारण उन्हें लाभ हुआ है, क्योंकि उनके जहाज पवन के प्रवाह की दिशा पर निर्भर करते थे। देखिए दोस्तों, पहले के पूर्व में जो नाविक हुआ करते थे, आपने देखा होगा पूर्व में जो नावें होती थी वो पालदार नावें होती थी, ऊपर की तरफ उन पर कपड़ा लगा हुआ होता था। वो हवाओं की दिशा जहाँ होती थी वो उसी दिशा में नावें चलना प्रारंभ होती थी। और भारत चूँकि एक मानसूनी पवनों का देश है, भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसकी चर्चा हम पिछले चैप्टर्स में कर चुके हैं, पिछले जो हमारा सेशन था उसमें हम कर चुके हैं। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उस क्लास का लिंक आपको मिल जाएगा और आप उसे क्लिक करके वहाँ पढ़ सकते हैं यदि आपने चैप्टर की शुरुआत वाला जो क्लास थी वो नहीं देखी है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो ऐतिहासिक काल में भारत आने वाले जो भी नाविक थे वह नाविक सबसे पहले उन्होंने बताया कि भारतीय क्षेत्र में मानसून की परिघटना अक्सर होती है, यानी मानसून जो है वो प्रत्येक 3 से 4 माह में बदलता रहता है, ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। चूँकि इनके जहाज़ पवन की प्रवाह की दिशा पर निर्भर थे, अरबवासी जो व्यापारियों की तरह भारत आए थे उन लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को मानसून नाम दिया। और हमने पढ़ा भी था, आपको ध्यान होगा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द ठीक है मौसम से हुई है, याद है आपको। तो ये अरबवासी जो हैं लोग थे, ये व्यापार की दृष्टि से, और यूरोपियंस लोग जो थे, जो यूरोप के लोग थे, वो व्यापार की दृष्टि से एक देश से दूसरे देश या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की ओर आया जाया करते थे। तो उस समय कहीं जो वायुयान हुआ करते थे उनका विकास नहीं हुआ था, और यदि था भी तो वो इतना मालवाहक नहीं थे कि वो इतने अधिक भार या जो कोई वस्तु उनको लानी हो ले जानी हो तो उसके लिए वो सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तो उसके लिए केवल उस समय की हम बात करें जब हमारे जो मार्ग हुआ करते थे वो समुद्री मार्ग हुआ करते थे। एक देश से दूसरे देश आने और जाने के लिए समुद्रों के माध्यम से, नावों के माध्यम से, बड़ी बड़ी पालदार नावों के माध्यम से हमें एक देश से दूसरे देश, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप आने जाने का मार्ग प्रस्तावित था। तो उस समय जब पवनें बहुत अधिक तेज चलती थी और जिस दिशा में बहती थी उसी दिशा में वह नावें आगे बढ़ती थी, और खुला समुद्र था, समुद्र में कब तूफान आ जाएं, कब हवाएं तेज हो जाएं, कुछ नहीं कहा जा सकता था। तो अरब वासियों ने इन पवन तंत्र को एक नाम दिया जिसका नाम था मौसमी उत्क्रमण। मॉनसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि मॉनसून का जो प्रभाव होता है वह मैक्सिमम 20 डिग्री उत्तर से लेकर 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य रहता है। मॉनसून प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित तथ्य जो है वो आपको समझने आवश्यक होंगे, तो आप समझ जाएंगे कि मॉनसून की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। आपको भी इस तरह से लिखना है, पॉइंट डालकर ABCD या अ ब स द आप ऐसे लिख सकते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर की हम बात करते हैं। स्थल तथा जल के गर्म व ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि उसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। देखिए ऐसा क्यों होता है, आप जानते हैं या शायद आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जो समुद्र जल होता है या समुद्र में बहुत जल की अथाह राशि है, विशाल राशि है, इस विशाल राशि को सूर्य का प्रकाश इतना गर्म नहीं कर पाता जितना स्थलीय भाग, क्योंकि स्थलीय भाग जो होता है वो स्थिर रहता है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। जबकि समुद्री क्षेत्र जो होता है, जो जल होता है, वो दिन में कई बार एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान आता जाता रहता है, तो उसमें तापमान जो होता है वो इतना नहीं होता और इसीलिए उस क्षेत्र में तापमान कम बना रहता है। जबकि दूसरे क्षेत्र जो स्थलीय भाग हैं वो स्थलीय भाग स्थिर रहते हैं, वहाँ सूर्य का प्रकाश निरंतर आता है, जिसके कारण वह कम समय में अधिक गर्म हो जाता है। इज इट क्लियर? तो फिर पढ़ते हैं इसको। स्थल तथा जल के गर्म व ठंडे होने की, यानी कि स्थल भाग जो है वह गर्म और जलीय भाग ऑलमोस्ट ठंडा रहने के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है कि जहाँ भी तापमान अधिक होगा, ध्यान रखना है, यहाँ मैं प्लस लिख रहा हूँ, प्लस का मतलब होता है तापमान अधिक होना। जहाँ भी तापमान अधिक होगा तो ऐसी दशा में वायुदाब जो होता है वो
माइनस लिखता हूँ मैं, यानी कम होता है। जहाँ भी तापमान अधिक होगा, तापमान अधिक का मतलब हो गया प्लस, तो ऐसी कंडीशन में वायुदाब जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर। वहीं इसकी विपरीत स्थिति में क्या होता है, विपरीत स्थिति में आप ऐसे समझिए कि जहाँ तापमान कम होता है, कम को मैंने माइनस से शो किया है, तो तापमान जहाँ कम होता है तो वहाँ वायुदाब जो होता है वो प्लस हो जाता है। वायुदाब जो होता है वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा, तापमान अधिक होने की दशा में वायुदाब कम और तापमान कम होने की दशा में वायुदाब अधिक। अब देखिए, तापमान कम कहाँ पर देखने को मिलेगा, मैंने अभी बताया आपको कि जलीय भाग में तापमान कम रहता है, तो वायुदाब क्या होगा, उच्च होगा। क्लियर बात है। फिर इससे पूर्व मैंने आपको बताया तापमान अधिक होने की दशा में वायुदाब कम होता है। अब देखिए, तापमान कम तो है समुद्रों पर और वायुदाब अधिक है। अब देखिए, तापमान अधिक कहाँ पर है, स्थलीय भागों पर, तो वायुदाब कम कहाँ है, स्थलीय भागों पर। और जो पवनें चलती हैं, जो आर्द्र पवनें होती हैं, ठंडी पवनें होती हैं, वो सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गति करती हैं। सदैव वो पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गति करती है। समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट। ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंत्य उष्ण कटिबंधीय विस्तरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है, जिसके माध्यम से विषुवत क्षेत्र में गर्त का निर्माण होता है और इसे हम मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है। हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व में लगभग 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला एक क्षेत्र विकसित होता है। इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट, ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु जब आती है तो तिब्बत का जो पठार है हमारा वो अधिक गर्म हो जाता है। ठीक है, वहाँ तापमान बहुत अधिक होता है, जिसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर का जो समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं एवं उच्च दाब का निर्माण होना प्रारंभ होता है। ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जैट धाराओं तथा प्रायद्वीपीय भारत जो है हमारा, उसके ऊपर उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव प्रारंभ हो जाता है, जिसके माध्यम से अक्सर मौसम जो होता है या मानसून की जो प्रक्रिया होती है वो बदलना प्रारंभ हो जाती है और परिवर्तन उसमें देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी महासागर के ऊपर दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है। जो हमारा दक्षिणी महासागर है उसके ऊपर जो दाब की परिस्थितियाँ होती हैं, अवस्थाएं होती हैं, वह भी परिवर्तित होती रहती है, जो मानसून को प्रभावित करती है। सामान्यतः जब दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्ण कटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, तब हिंद महासागर के उष्ण कटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। देखिए, इसको समझिएगा, वापस मैं बताता हूँ आपको। सामान्यतः जब दक्षिणी प्रशांत महासागर के उष्ण कटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, तब हिंद महासागर के उष्ण कटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है, क्योंकि वहाँ तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, अब समझ में आ गया। देखिए, इम्पोर्टेंट बात है कि दक्षिणी प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है वहाँ उष्ण कटिबंधीय पूर्वी भाग, जो पूर्वी भाग है प्रशांत महासागर का, वहाँ उच्च दाब होता है। उच्च दाब से मतलब ये हो गया कि वहाँ तापमान कम हो गया। वहीं हिंद महासागर के उष्ण कटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है, क्योंकि वहाँ तापमान क्या है, उच्च बना हुआ है। लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायुदाब की स्थिति विपरीत हो जाती है तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में अब ये परिस्थितियाँ पलट जाती है। तो ऐसी स्थिति में हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। तो ये स्थितियाँ हमें कभी कभी देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये अक्सर ये जो स्थिति है ये हमें देखने को नहीं मिलती, लेकिन जब कभी होती है तो परिस्थितियाँ भिन्न हो जाती है।
दाब की अवस्था में यह नियतकालिक परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर में 12 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी और 131 डिग्री पूर्व तथा ताहेती प्रशांत महासागर का 18 डिग्री दक्षिण तथा 149 डिग्री पश्चिम के दाब के अंतर की गणना, मॉनसून की तीव्रता के पूर्वानुमान के अंतर की गणना, मॉनसून की जो पूर्वानुमान हम निकालते हैं उसके लिए की जाती है। अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ होगा औसत से कम तथा विलंब से आने वाला मानसून। अल नीनो दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है। ये एक गर्म समुद्री जलधारा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये जो जलधारा है कैसी है, समुद्री गर्म जलधारा है, जो पेरू की ठंडी जलधारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट से होकर बहती है। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध अल नीनो से है, इसलिए इस परिघटना को ENSO अल नीनो दक्षिणी दोलन कहा जाता है। देन मॉनसून का आगमन एवं वापसी। व्यापारिक पवनों के विपरीत मॉनसूनी पवनें नियमित नहीं हैं, लेकिन ये स्पंदमान प्रकृति की होती हैं। उष्णकटिबंधीय समुद्रों के ऊपर प्रवाह के दौरान ये विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होती है। मॉनसून का समय जून से आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच होता है। ये लगभग हम देखें तो ऑलमोस्ट 4 महीने तक ये मॉनसून हमारा प्रभावी रहता है। इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और लगातार कई दिनों तक यह जारी रहती है। यानी मॉनसून जो प्रारंभ होता है, मॉनसून प्रारंभ की जो ऑलमोस्ट तिथि होती है वो हम जून से मानते हैं, तो ये जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक ये प्रक्रिया चलती है। और आगमन के समय जब मॉनसून का आगमन होता है तो सामान्य वर्षा अचानक रूप से होना प्रारंभ हो जाती है और कई दिनों तक ऐसी परिस्थिति बनी रहती है। इसे मॉनसून का प्रस्फोट यानी फटना कहते हैं कि मॉनसून जो है वो फटना या उसका ब्लास्ट होना प्रारंभ हो जाता है तथा इसे मॉनसून पूर्व बौछारों से पृथक किया जा सकता है। तो जो मॉनसून पूर्व की जो बौछारें हैं हम उससे इसको अलग कर सकते हैं। सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में हम ये देखते हैं कि जून के प्रथम सप्ताह में मॉनसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है। इसके बाद यह 2 भागों में बढ़ जाता है, एक अरब सागर की शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो आप भारत का मैप आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, तो आप उसको देखेंगे तो आपको काफ़ी स्पष्ट हो जाएगा कि जो हमारा मॉनसून है वो दक्षिणी क्षेत्र से प्रारंभ होता है, यानी कि केरल और तमिलनाडु राज्य जहाँ है वहाँ से प्रारंभ होता है और प्रारंभ होते हुए ये बंगाल की खाड़ी की तरफ से एक शाखा जाती है और दूसरी शाखा इसकी अरब सागर से जाती है। अरब सागर शाखा लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचती है। ये एक तीव्र प्रगति है। बंगाल की खाड़ी की शाखा तीव्रता से आगे की ओर बढ़ती है तथा जून के प्रथम सप्ताह में असम पहुंच जाती है। ऊंचे पर्वतों के कारण मानसून पवनें पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती है। मध्य जून तक अरब सागर की शाखा सौराष्ट्र, कच्छ और देश के मध्य भागों में पहुंच जाती है। तो हम क्या देखते हैं कि अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा भारत के दोनों छोर से आगे की ओर बढ़ती है और फिर धीरे धीरे ये भारत के आंतरिक भागों में प्रवेश करती है। आप पेज नंबर 32 पर देखेंगे तो आपको पूरा चित्र दिया हुआ है, या आप अपनी नोटबुक में भी बना सकते हैं और इसको आप समझ सकते हैं। ऊंचे पर्वतों के कारण मानसून पवनें पश्चिम में गंगा मैदान की ओर मुड़ जाती है। अरब सागर की जो शाखा है और बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिल जाती है। दिल्ली में जाने के बाद ये सामान्यतः हम क्या देखते हैं कि दिल्ली में मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से जून के अंतिम सप्ताह में लगभग 29 जून तक होती है और जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाता है।
तो ये सामान्य कुछ तिथि बताई गई है। अक्सर इन तिथियों में कुछ फेरबदल हो सकता है, 2-5 दिन आगे या पीछे हो सकता है, लेकिन ये एक एवरेज निकल आता है। ऑलमोस्ट कम से कम 5 वर्ष या 10 वर्ष का औसत निकला जाता है। इसमें मॉनसून की प्रक्रिया किस प्रकार से रहती होगी, तो इस प्रकार से आपको बताया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि 2 तरह की शाखाएं होती है, आपको ध्यान रखना है। और दोनों शाखाएं जो है वो एक बंगाल की खाड़ी की शाखा बंगाल की खाड़ी की तरफ से प्रारंभ होती है, और दूसरी अरब सागर की शाखा अरब सागर का जो क्षेत्र है वहाँ से प्रारंभ होती है, और ये धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती है और पुनः एक स्थान आता है, यानी उत्तर का विशाल मैदान गंगा का क्षेत्र, जहाँ दोनों धाराएं लगभग मिल जाती है, और फिर ऑलमोस्ट पूरे भारत में ये जो हमारा मानसून होता है ये सक्रिय हो जाता है। मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश एवं देश के हिस्सों में पहुंच जाता है। मानसून की वापसी अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है जो भारत के उत्तर पश्चिम राज्यों से सितंबर में प्रारंभ होती है। तो भारत का जो उत्तरी पश्चिमी राज्य हैं, जैसे गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, इस क्षेत्र से हमारा मानसून जो होता है वो पुनः लौटना प्रारंभ हो जाता है। मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह पीछे हट जाता है। प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में वापसी की गति तीव्र होती है। दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग से मानसून की वापसी हो जाती है। तो दिसंबर मंथ आते आते भारत की तरफ से, यानी संपूर्ण भारत, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, संपूर्ण भारत से जो मानसून होता है, जो वर्षा अधिक करता है, वो मानसून चला जाता है। ठीक है, मानसूनी पवनें जो होती है वो शुष्क हो जाती है और वह आगे की तरफ बढ़ जाती है। जबकि मानसून आने का जो संबंध है वो जून से लेकर सितंबर माह तक होता है, और अक्टूबर में, सितंबर लास्ट में ये वापसी करना प्रारंभ करता है, और जो अंतिम दिसंबर तक होते होते ये मानसून की प्रक्रिया भारत के पूरे क्षेत्र में समाप्त हो जाती है। द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है। यह क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक होती है। मानसून की वापसी भी क्रमशः दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। इस समय देश का शेष भाग शीत ऋतु के प्रभाव में होता है। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जैसे जैसे अक्टूबर के प्रथम सप्ताह या सितंबर के अंतिम सप्ताह से मानसून लौटना प्रारंभ होता है, तो धीरे धीरे इस क्षेत्र में थोड़ी ठंडक बढ़ना शुरू हो जाती है, और अक्टूबर लास्ट नवंबर तक थोड़ी ठंड थोड़ी और अधिक हो जाती है, और दिसंबर जाते जाते ऑलमोस्ट जो उष्णकटिबंधीय भाग जो है हमारा है, उसका जो उत्तरी हिस्सा है, यानी कर्क रेखा का उत्तर का जो हिस्सा है, यहाँ पे कड़ाके की ठंड पड़ना प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि सूर्य की किरणें भी तिरछी हो जाती है। सूर्य मकर रेखा की ओर गतिमान हो जाता है। ठीक है, तो इस कारण भी हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे जो ये परिस्थितियाँ होती हैं वो विपरीत होती जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों ऋतुओं की, कि हमारे देश में कितने प्रकार की ऋतुएं होती हैं, ऋतुओं का जो प्रबंध होता है वो किस प्रकार से है, और किस प्रकार से ऋतुएं आगे का प्रोसीजर या प्रक्रिया करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। एक ऋतु से दूसरी ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। ये सही बात है कि एक ऋतु से लेकर दूसरी ऋतु में मौसम की जो अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें ग्रीष्म ऋतु की, हम बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में आप क्या देखते हैं दोस्तों कि ग्रीष्म ऋतु में तापमान इतना अधिक हो जाता है कि हमें एसी कूलर चलाने की आवश्यकता हो जाती है, और चाहे दिन का समय हो, चाहे रात्रि का समय हो, या मॉर्निंग का समय हो, तापमान हमेशा उच्च बना रहता है, और गर्मी बहुत अधिक लगती है, प्यास अधिक लगती है ना, हमें देखने को मिलता है। जैसे जैसे वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है, तो वर्षा ऋतु में हमें देखने को मिलता है कि वर्षा प्रारंभ हो जाती है, थोड़ी बहुत गर्मी से राहत मिलती है, लेकिन अभी भी जो तापमान होता है वो उच्च बना हुआ होता है। वर्षा जहाँ अच्छी होती है वहाँ काफ़ी हद तक राहत देखने को मिलती है, लेकिन वहीं आप राजस्थान का पश्चिमी भाग देखें, गुजरात का पश्चिमी भाग देखें, जहाँ वर्षा निम्न होती है, वर्षा का औसत बहुत कम होता है, तो ऐसी दशाओं में यहाँ पर पानी की समस्याएं,
ठीक है, खेती बाड़ी की समस्याएं, कृषि की समस्याएं जैसी परिस्थिति देखने को मिलती हैं। हालांकि कुछ समय से पिछले 4-5 सालों से हमने देखने को मिला है कि यहाँ पर भी अब वर्षा होना प्रारंभ हुई है। तो इसके माध्यम से भी कह सकते हैं जलवायु में परिवर्तन या ऋतुओं की कंडीशंस जो है अब थोड़ी सी पश्चिमी राजस्थान वाले क्षेत्र में बदली बदली सी देखी गई है। और उसके पश्चात हम शीत ऋतु में देखते हैं, तो शीत ऋतु में हमें क्या देखने को मिलता है कि थोड़ी ठंड बढ़ जाती है और धीरे धीरे जब दिसंबर और जनवरी का मंथ आता है और हमारे उत्तरी क्षेत्र में जब हिमपात होता है, बर्फ़ गिरना प्रारंभ होती है, तो उसके कंपैरिजन में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन राज्यों में बहुत अधिक ठंड देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये परिस्थितियाँ जो है ऋतुओं पर ही निर्भर करती है और एक ऋतु दूसरी ऋतु में अवस्थाओं में अधिक परिवर्तन करती है। विशेषकर देश के आंतरिक भागों में ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होता है। जैसे मैंने बताया, पृथ्वी हमारे देश के आंतरिक भाग का जो हिस्सा है वहाँ पर ये अधिक देखने को मिलती है। तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती, यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रारूपों में भिन्नता होती है। आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं? भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के आधार पर मानसून के आगमन और वापसी का काल। तो 2 प्रमुख ऋतुएं होती हैं, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, और एक होता है मानसून का आना और एक होता है मानसून का जाना। तो हम ये कहते हैं कि बसंतकालीन ऋतु भी हम कह सकते हैं, शरद ऋतु भी हम कहते हैं ना। तो इस प्रकार से हम इसको ये कहते हैं मानसून का आना, मानसून का जाना। तो हम पढ़ने वाले हैं शीत ऋतु के बारे में, तो ध्यान से समझिएगा, इम्पोर्टेंट है, एक एक लाइन इसकी इम्पोर्टेंट होगी। शीत ऋतु को पढ़ते हैं। उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि भारत में भी कौन सा भाग, उत्तरी भारत वाला जो हिस्सा है, यहाँ शीत ऋतु का जो आरंभ होता है ये नवंबर से आरंभ मानी जाती है और फरवरी तक ये शीत ऋतु का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। भारत के उत्तरी भाग में, विशेषकर भारत के उत्तरी भाग में, ये देखिए आपको मैप पूरा दिया हुआ है। आप मैप के माध्यम से वर्षा ऋतु का जो पैटर्न है, शीत ऋतु का जो पैटर्न है, उसको आप समझ सकते हैं। मैंने भी अभी आपको बताया था कि एक जो शाखा है वो बंगाल की खाड़ी से चलती है और दूसरी शाखा जो है ये अरब सागर के क्षेत्र से चलती है और ये धीरे धीरे जो इस क्षेत्र से बढ़ती हुई आगे की ओर बढ़ती है और ऑलमोस्ट ये पूरे इस क्षेत्र में वर्षा ऋतु अधिक हो जाती है। दोनों शाखाएं यहाँ मिल जाती है और अधिक वर्षा करती है और धीरे धीरे फिर ये उत्तरी क्षेत्र की ओर बढ़ती है। दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है और जबकि उत्तरी मैदान में यह तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। दिन गर्म व रातें ठंडी होती हैं। उत्तर में तुषारपात सामान्य है तथा हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। तो उत्तरी क्षेत्र में तुषार जैसी प्रक्रिया होती है और हिमालय के ऊपरी ढालों में हिमपात होता है और जब हिमपात जैसी परिस्थितियाँ देखने को मिलती है तो ऐसी स्थिति में हमें क्या देखने को मिलता है, तापमान निरंतर घटता जाता है और शीत ऋतु और अधिक होती जाती है। तापमान में कमी आती है। ठीक है, तापमान में कमी आने के कारण हमें क्या देखने को मिलता है कि शीत ऋतु बढ़ती जाती है और विशेषकर ये क्षेत्र आपके कर्क रेखा के उत्तरी भाग में राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर रीजन में हमें देखने को मिलता है। इस ऋतु में देश में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती है। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि कौन सी पवनें बहती हैं। उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें बहती हैं जो कि स्थल से समुद्र की ओर बहना प्रारंभ करती है। इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है क्योंकि यहाँ वे पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहना प्रारंभ करती हैं।
देश के उत्तरी भाग में एक कमज़ोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं। जो हल्की पवनें होती हैं वह क्षेत्र से बाहर की ओर निकलना प्रारंभ होती है। उच्चावच से प्रभावित होकर ये पवनें पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में गंगा घाटी में बहती हैं। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ होता है, तापमान तथा आर्द्रता कम एवं पवनें शिथिल होती है और परिवर्तित होती हैं। ठीक है, तो इस मौसम में हमें क्या देखने को मिलता है, यानी इस ऋतु में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि आसमान बिल्कुल क्लियर होता है, साफ होता है, तापमान तथा आर्द्रता कम रहती है, तापमान सामान्य रूप में कम ही है, और पवनें जो होती हैं वो सूक्ष्म रहती है। ठीक है, पवनें शिथिल रहती है लेकिन ठंडक बढ़ जाती है, जिसके माध्यम से हमें ठंड लगती है। ठीक है, और जब पवनें चलना प्रारंभ होती है तो ठंडक और अधिक बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम में चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर तथा पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। इसके कारण अक्सर हमें शीतकाल में मैदानी भागों में वर्षा होती है तथा पर्वतों पर हिमपात होता है, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर हम महावट कहा जाता है, की कुल मात्रा कम होती है, लेकिन ये रबी की फसलों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो देखिए दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु का प्रारंभ होना और वर्षा ऋतु में बहुत अधिक वर्षा होना, ये एक अलग पैटर्न होता है। लेकिन शीत ऋतु में भी विशेषकर जो भूमध्य सागर है, यहाँ से कुछ पवनें आती हैं जिन्हें हम पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानते हैं, और ये उत्तरी भारत वाला जो हिस्सा है, जैसे हमारा राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, इस रीजन में छुटमुट वर्षा होती है। ये इस वर्षा को हम राजस्थान में स्थानीय भाषा में मावट के नाम से जानते हैं। इनकी जो मात्रा होती है, वर्षा की जो मात्रा होती है वो कम होती है। ठीक है, परंतु ये रबी की जो फसलें होती हैं, ठीक है, हाँ, 3 प्रकार की फसलें एग्रीकल्चर में जब आप पढ़ोगे, कृषि के क्षेत्र में आप पढ़ोगे, 3 प्रकार की मुख्य फसलें होती हैं, जिसमें हम रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल को पढ़ते हैं। रबी की जो फसल होती है वो मोस्टली अप्रैल से प्रारंभ होकर और ऑलमोस्ट मई जून तक रहती है। फिर जायद की फसलें जून जुलाई अगस्त के आसपास का पैटर्न रहता है, और रबी की फसलों में ऑलमोस्ट अगस्त सितंबर में इसको बोने की प्रक्रिया और नवंबर में तक बोने की प्रक्रिया रहती है, और जनवरी फरवरी तक काटने की प्रक्रिया इसकी रहती है। तो रबी की फसल के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रायद्वीपीय भाग में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती। समुद्री पवनों के प्रभाव कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान के प्रारूप में न का बराबर परिवर्तन होता है, क्योंकि निकट ही समुद्र होने के कारण जो तापमान होता है वो ज़्यादा वेरिएशन नहीं करता। शीत ऋतु में अधिकांश तापमान आपको जो मिलता है, वेरिएशन जो मिलता है तापमान में, वो उत्तरी भारत में देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु के बारे में, कि ग्रीष्म ऋतु किस प्रकार से इम्पैक्ट डालती है। सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण वायुमंडलीय ताप पेटी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। जो हमारा ग्रीष्म ऋतु का जब प्रारंभ होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, सूर्य जो है वो उत्तर दिशा की ओर चमकना प्रारंभ करता है, और जिसके कारण भूमंडलीय जो ताप की पेटी होती है वो उत्तरी गोलार्ध में या कर्क रेखा के आसपास आना स्थापित हो जाती है। और हम ये देखते हैं मार्च से मई का मंथ का जो समय होता है उसमें हमें काफ़ी बदलाव देखने को मिलता है। और ऐसी स्थिति में क्या होती है, ऐसी स्थिति में यहाँ पर इतना बदलाव अधिक हो जाता है कि बिल्कुल पैटर्न चेंज हो जाता है, बिल्कुल परिस्थितियाँ ही बदल जाती है। तो मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। ताप पेटी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर लगाया जा सकता है। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है,
और अप्रैल में मध्य प्रदेश और गुजरात का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान सामान्यतः 45 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रायद्वीप भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होना प्रारंभ होता है। देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्मकाल में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायुदाब में कमी आती है। मई के अंत में उत्तरी पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व तक दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर के पठार तक एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। पवन का परिसंचरण इस गर्त के चारों ओर प्रारंभ होता है। तो देखिए, हम बात करें हमारे उत्तरी भारत की बात करें, कर्क रेखा के उत्तर में जो पूरा का पूरा क्षेत्र है वो उत्तरी भारत के नाम से जाना जाता है। और उत्तरी भारत के क्षेत्र में हम क्या देखते हैं कि शीत ऋतु में यहाँ बहुत अधिक ठंड पड़ती है, तापमान कम हो जाता है, ठीक है, और तापमान कहीं कहीं जगह तो माइनस में चला जाता है। वहीं दूसरी ओर परिस्थिति ग्रीष्म ऋतु की देखें तो ठीक विपरीत परिस्थितियाँ बनती हैं। उत्तर भारत का क्षेत्र बहुत अधिक तापमान वाला हो जाता है। यहाँ ऑलमोस्ट 45 या 50 या 55 डिग्री तक तापमान देखने को मिलता है, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान वाले क्षेत्र में। तो उत्तरी भारत का जो क्षेत्र है ये दोनों ही ऋतुओं में असहनीय स्थिति में होता है। ग्रीष्म ऋतु में बहुत अधिक तापमान की परिस्थिति देखने को मिलती है और पूरा का पूरा राजस्थान, पंजाब, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड का पूरा जो रीजन है आप मैप में देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत रहती है। ग्रीष्म ऋतु में बहुत अधिक तापमान रहता है, गर्मी बहुत अधिक पड़ती है। वहीं दूसरी ओर शीत ऋतु में तापमान बहुत ज़्यादा गिर जाता है, तो यहाँ पर शीत ऋतु या ठंडक भी बहुत अधिक देखने को मिलती है। तो ग्रीष्म ऋतु में हम क्या देखते हैं कि इस क्षेत्र में यहाँ पर तापमान एकदम से बहुत अधिक हो जाने के कारण परिस्थितियाँ उलट जाती हैं। लू ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण है। ये धूल भरी गर्म व शुष्क पवनें होती हैं जो कि दिन के समय भारत के उत्तर और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में चलती है। तो आप लू तो जानते ही होंगे, लू से आप परिचित होंगे। अक्सर ग्रीष्म ऋतु में जब ये चलती है तो घरों से बाहर निकलने के लिए मना किया जाता है कि बहुत गर्म हवाएं चल रही हैं, आप बाहर ना निकलें। तो देखिए, हम क्या देखते हैं उत्तरी भारत में दोनों ही परिस्थितियाँ प्रभावी बहुत अधिक होती है और दोनों ही खतरनाक परिस्थितियाँ होती हैं। कभी कभी देर शाम तक जारी रहती है। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान समय धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। तो उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान क्या होता है, जो धूल भरी आंधियाँ होती हैं वो चलना प्रारंभ हो जाती है। ये आंधियाँ अस्थायी रूप से आराम पहुँचाती हैं क्योंकि ये तापमान को कम कर देती है तथा अपने साथ ठंडे क्षेत्रों वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ भी ये क्या करती है, हल्की वर्षा लाती है। तो ऐसी स्थिति में ये जो आंधियाँ होती हैं कभी कभी हमें लाभ भी पहुँचाती है, लेकिन अक्सर इन आंधियों के माध्यम से धूल भरी आंधी जो होती है इनसे पूरा क्षेत्र जो होता है वह धूल से भर जाता है। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्राय हिमवृष्टि भी होती है। वैशाख के महीने में होने के कारण पश्चिमी बंगाल में इसे काल वैशाखी कहा जाता है। तो जब कभी कोई छिटपुट वर्षा हो जाती है और विशेषकर पश्चिमी बंगाल वाले क्षेत्र में इसे वैशाख के समय, तो हम इसे काल वैशाखी के नाम से जानते हैं। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक व केरल में प्राय पूर्व मानसूनी वर्षा होती है जिसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं। इसे हम आम और वर्षा भी कहते हैं। तो देखिए, एक तो आपको काल वैशाखी ध्यान रखनी है कि काल वैशाखी के संबंध पश्चिम बंगाल से है जहाँ पे छुटपुट वर्षा होती है। वहीं दूसरी ओर ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक और केरल वाला जो हिस्सा है यहाँ मानसूनी वर्षा होती है और मानसूनी वर्षा होने के कारण जो आम की फसल होती है वो पक जाती है, जिसे हम यहाँ पर आम वर्षा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन। अब मैं समझता हूँ कि आपको दोनों जो ऋतुएं थी वो अच्छे समझ में आ गई होगी, किसी तरह की कोई समस्या नहीं रही होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं वर्षा ऋतु की ओर कि वर्षा ऋतु का आगमन किस प्रकार से होता है, ठीक है दोस्तों। तो आपने अच्छे समझ लिया है दोनों ऋतुओं को, शीत ऋतु प्लस ग्रीष्म ऋतु को।
अब हम बात करते हैं वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन। जून के आरंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। ये दक्षिणी गोलार्ध के व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। ये दक्षिणी पूर्व व्यापारिक पवनें दक्षिणी समुद्र के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। देखिए इम्पोर्टेंट बात है कि जो हमारी वर्षा ऋतु होती है, ये वर्षा ऋतु जून से आरंभ होती है और उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र होती है। ये दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करती है। जो दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें चलती है ना दोस्तों, उनको ये अपनी ओर आकर्षित करती है। ये आप नोट करेंगे। ये दक्षिणी पूर्व व्यापारिक पवनें दक्षिणी समुद्रों के उपोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये मैप दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से हमारा मानसून पुनः लौटना प्रारंभ होता है। पहले दिया हुआ है आपको, मानसून का चित्र दिया हुआ है। सबसे पहले आप 4.4 देखेंगे पेज नंबर 32 पर, तो वहाँ मानसून का आगमन दिया हुआ है कि मानसून किस प्रकार से भारत में प्रवेश करता है। और उसके बाद आप देखेंगे पेज नंबर 34 पर, तो वहाँ मानसून का अंत दिया हुआ है, यानी मानसून किस प्रकार से निष्क्रिय होता है और पुनः लौटना प्रारंभ हो जाता है। तो आप दोनों मानचित्रों को आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, चूँकि पवनें गर्म महासागर के ऊपर से होकर गुजरती है, इसलिए पवनें अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती है। ये पवनें तीव्र होती हैं तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत वेग से चलती है। सुदूर उत्तरी पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष लगभग 1 महीने में पहुंच जाती है। यानी हम क्या देखते हैं कि यहाँ से पवनें तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ती हैं और पूरा का पूरा जो क्षेत्र है यहाँ से समुद्री क्षेत्रों से नमी ग्रहण करती है और पूरे भारत में ये ऑलमोस्ट जून और जुलाई के आसपास, ऑलमोस्ट जुलाई के मंथ में पूरी छा जाती है और पूरा भारत में वर्षा प्रारंभ हो जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिम घाट के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी वर्षा होती है। यद्यपि ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं, इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तरी पूर्वी भागों में होती है। तो इस क्षेत्र में हमें क्या देखने को मिलता है कि सर्वाधिक जो वर्षा का क्षेत्र होता है वो पश्चिमी घाट रीजन होता है। ठीक है, आप अच्छे से भौतिक प्रदेश पढ़कर आए हैं तो आपको पता है पश्चिमी घाट रीजन कौन सा प्रायद्वीपीय भाग जो है हमारा, उसका पश्चिमी भाग जो है वो पश्चिमी घाट कहलाता है। यहाँ वर्षा की मात्रा जो है बहुत अच्छी होती है, 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और एक शाखा जो बंगाल की खाड़ी के होकर जाती है वो उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र है, जो हमारे असम रीजन है, गुवाहाटी रीजन है, यहाँ पर जाती है और यहाँ पर अधिक वर्षा करती है। दूसरा हम क्या देखते हैं कि इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तरी पूर्वी भागों में होती है। खासी पहाड़ियों के दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित मासिनराम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। यह परिस्थिति हमें देखने को मिलती है। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है, तो इस भाग में हमें वर्षा बहुत कम देखने को मिलती है। मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है वर्षा में विराम। इस प्रकार इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति संबंधित होते हैं। विभिन्न कारणों से गर्त एवं उसके अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, जिसके कारण वर्षा का स्थानिक वितरण सुनिश्चित होता है। जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है तथा हिमालय की नदियों के पर्वतीय जल क्षेत्रों में विस्तृत वर्षा होती है। इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ें आती हैं एवं जान में माल की भारी क्षति होती है। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवर्ती भी मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है। ये निम्न दाब के क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनना प्रारंभ हो जाता है
तथा मुख्य स्थलीय भाग को पार कर जाता है। ये गर्त निम्न दाब के मानसून गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। मानसून को इनकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति एवं समय काल में भिन्नता होती है। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि दोस्तों, इस पूरे क्षेत्र में एक वर्षा का विराम आता है, जहाँ कहीं आर्द्र व शुष्क दोनों प्रकार के अंतराल देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं बहुत अधिक वर्षा हो जाती है तो कहीं कहीं वर्षा बिल्कुल कम होना प्रारंभ हो जाती है। और धीरे धीरे ये जो वर्षा का पैटर्न होता है, जो धाराएं होती हैं, ये जब उत्तरी क्षेत्र में पहुंचती हैं तो मध्यवर्ती भाग जो होता है वीरान हो जाता है। लेकिन यही जब दूसरी शाखा के माध्यम से आगे पहुंचती है तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी वर्षा देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं मानसून की वापसी यानी परिवर्तनीय मौसम, यानी वापस लौटने का मौसम होता है, पुनः लौटने का मौसम होता है। यानी हमने वापस से अब अपनी जो पूर्व परिस्थिति होती है उसमें लौटना प्रारंभ करती है। अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ पूर्व के आभासी गति के कारण, यानी सूर्य के आभासी गति के कारण अब सूर्य जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में चमकना प्रारंभ होता है। तो ये स्थिति जो है अक्टूबर नवंबर के बाद होना प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, ऑलमोस्ट सितंबर के समय सूर्य जो है वो विषुवत रेखा पे चमकना प्रारंभ करता है और फिर धीरे धीरे ये दक्षिणी गोलार्ध की तरफ चमकना प्रारंभ करता है। तो उत्तरी गोलार्ध वाला जो क्षेत्र है यहाँ तो शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है और दक्षिणी गोलार्ध वाले क्षेत्र में क्या देखने को मिलता है कि यहाँ ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होती है। आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है। दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल हो जाते हैं तथा धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती। तो अक्टूबर के क्षेत्र में क्या होता है कि जो मानसूनी पवनें होती हैं वो उत्तरी भारत के उस क्षेत्र को छोड़ देती है और धीरे धीरे वो दक्षिणी भारत की तरफ निरंतर रूप से सक्रिय हो जाती है। अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। मानसून की वापसी होने से आसमान साफ होता है, तापमान में वृद्धि हो जाती है, दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी व सुहावनी होती है। ये अक्टूबर नवंबर का महीना होता है जब ऐसी परिस्थिति देखने को मिलती है कि आसमान साफ रहता है, तापमान में हल्की वृद्धि होती है, दिन का तापमान उच्च बना हुआ रहता है, लेकिन रात्रि में जो ठंड होती है, जो रात्रि का जो मौसम होता है थोड़ा ठंडक भरा होता है। स्थल अभी भी आर्द्र होता है। उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असहनीय होता है। इसे सामान्यतः में क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है। तो अक्टूबर के जो समय होता है, अक्टूबर के बाद का जो समय होता है, नवंबर के समय जो होता है, यह तापमान एक बहुत तेज़ गति से गिरना प्रारंभ हो जाता है और तापमान तेजी गिरने के कारण यहाँ पर धीरे धीरे ठंडक बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। नवंबर के प्रारंभ में उत्तरी पश्चिमी भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। ये चक्रवात सामान्यतः उत्तर के पूर्वी तट को भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं, जिसके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात प्राय विनाशकारी भी होते हैं, क्योंकि इस पैटर्न में हमें क्या देखने को मिलता है कि इस पैटर्न में बहुत अधिक वर्षा नहीं देखने को मिलती, लेकिन चक्रवाती जो परिस्थितियाँ होती है वो अक्सर यहाँ देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार की परिस्थिति यहाँ उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाती है। गोदावरी, कृष्णा व कावेरी नदियों में सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जानमाल की क्षति होती है। कभी कभी चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी पहुंच जाते हैं। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों व अवदाबों से देखने को मिलती है। अब वर्षा का वितरण देखिए दोस्तों क्या रहता है। पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तर पूर्वी भाग में लगभग 40 डिग्री सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, किंतु पश्चिमी राजस्थान एवं इसके सटे पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा देखने को मिलती है। तो कहीं तो बहुत अधिक वर्षा देखने को मिलती है, वहीं दूसरी ओर बहुत कम वर्षा देखने को मिलती है। दक्षिण पठार के आंतरिक भागों एवं सह्याद्री के पूर्व में
भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है? जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षण की मात्रा काफ़ी कम होती है। देश के शेष हिस्से में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है। हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक ही सीमित रहता है। मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष में से दूसरे वर्ष में होने वाली वार्षिक वर्षा की मात्रा भिन्नता होती है। वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे गुजरात, राजस्थान के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया प्रदेशों में अधिक देखने को मिलती है। अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ें आ जाती हैं। ठीक है, बाढ़ें अधिक आती हैं, जिससे निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे की आशंका बनी रहती है। तो वर्षा के वितरण में हम ये देखते हैं कि कहीं तो बहुत अधिक वर्षा होती है, कहीं बहुत निम्न वर्षा होती है, या कहीं कहीं सूखे की परिस्थिति देखने को मिलती है। तो दूसरी ओर वर्षा कहीं इतनी अधिक होती है कि वहाँ बाढ़ जैसी परिस्थिति देखने को मिलती है, वहाँ पे जन विनाश हो जाता है। सूखे की दृष्टि में भी हम देखते हैं कि वहाँ पर भोजन की समस्या, चारे की समस्या, पानी की समस्या देखने को मिलती है। तो ऐसी परिस्थितियाँ भी हमें देखने को मिलती है। कहीं तो बहुत अधिक वर्षा होती है और कहीं बहुत अधिक वर्षा ना होने के कारण या वर्षा बिल्कुल भी ना होने के कारण सूखे की परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। मॉनसून एकता का परिचायक है। कैसे? हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार के तीनों ओर से समुद्र के प्रभाव के कारण ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना अधिक सर्दी। इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दिशाओं में बहुत कम अंतर पाए जाता है, परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप एवं मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं तथा ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतुओं की दशाएं ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करती है। वर्षा की अनिश्चितताएं तथा उसका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण होता है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा उसके 30 त्योहार, उत्सव सभी पर मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रति वर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। यह मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती है एवं संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती है। नदी घाटियाँ जो इन जलों के संवहन करती है, इन्हें भी एक नदी की छोटी इकाई के रूप में नाम दिया जाता है। तो इस प्रकार से मानसून जो है वो मानसून, ये जलवायु जो है, जो एक प्रक्रिया है, वो किस प्रकार से लयबद्ध होती है, लयबद्ध तरीके से आती है और लयबद्ध तरीके से ही इनके संबंध में हम देखते हैं कि विशेष प्रकार की मानव जीवन जो होता है, इनका तीज त्यौहार जो होता है, या अन्य जो भूदृश्य हैं, अन्य जो कृषि का पैटर्न है, ये हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हमने जलवायु का जो चैप्टर है ये हमने कंप्लीट कर लिया है। ऋतुओं को अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप, अच्छे से हमने ऋतु पढ़ा दी है। ग्रीष्म ऋतु किस प्रकार से आगमन होता है, किस तरह से वो चली जाती है, शीत ऋतु का आगमन किस प्रकार से होता है, और वर्षा ऋतु में जो पवनें होती हैं जो अधिक वर्षा करती है, पवनें वो किस प्रकार से उनका आना और किस प्रकार से उनका जाना होता है, वर्षा का वितरण किस प्रकार से रहता है, इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जब तक के लिए थैंक यू।